बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम कुछ अहम मौज़ू पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम एमनेस्टी स्कीम के हवाले से। एमनेस्टी स्कीम ऐसी स्कीम होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है ऐसे लोगों के लिए कि अगर किसी के पास ब्लैक मनी है या अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हैं या फिर जिन लोगों ने टैक्स नहीं पे किया तो वो कुछ परसेंटेज जो है वो पे करके टैक्स की तो अपनी ब्लैक मनी को वाइट कर सकते हैं। ये वो ही एमनेस्टी स्कीम है नाज़रीन जो मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे हुकूमत में ये स्कीम दी थी। तो तब उस वक्त जो पीटीआई जमात है, इमरान खान है, उन्होंने सख्त इसकी मुखालफत की थी और ये भी कहा था कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो इस एमनेस्टी स्कीम से जिन लोगों ने फ़ायदा हासिल किया होगा उनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे सबसे पहले। जबकि अब देखा ये जा रहा है कि जब से 2018 से लेकर अब तक जब से इक़्तिदार में आए हैं इमरान खान, उन्होंने ये तीसरी बार एमनेस्टी स्कीम दी है और अब सबका यही कहना है कि अगर इमरान खान खुद इसके ख़िलाफ़ थे, अगेंस्ट थे, बल्कि उनकी जमात का नारा ही ये था कि वो शफाफियत पे यकीन रखते हैं, करप्शन फ्री पाकिस्तान पर यकीन रखते हैं, तो फिर वो किस तरह गैर कानूनी जो रकम है या जो सरमायाकारी है उसको कानूनी शक्ल दे रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से जिसमें तरामीम की गई थी गवर्नमेंट की जानिब से और इस पर सहाफ़ती तंजीमों ने और बहुत से लोगों ने इस पर किया है, इसको मुस्तरद किया है और सहाफ़ती तंजीमों ने पीका ऑर्डिनेंस को चैलेंज भी कर दिया गया है। इन तंजीमों में पीबीए, एपीएनएस, सीबीएनई और एमएंड, इन तमाम तंजीमों ने इस पीका ऑर्डिनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और दरख्वास्त में ये कहा गया है कि पीका ऑर्डिनेंस गलत मालूमात और जाली खबरों को रोकने की आड़ में दर हकीकत ये जो है अवामी शख्सियात है, सरकारी अहलकार हैं और इसके अलावा जो इदारे हैं उनके काम पर बहस और तबसरे से रोकते हैं। जबकि उनका मानना ये है, उनका कहना ये है कि ये बहस और तबसरे अच्छी हुक्मरानी और फ़ाल जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से भी बात करेंगे हम प्रोग्राम में। इसके अलावा नाज़रीन बात करेंगे चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल के 4 साला टेन्योर की और उनकी कारकर्दगी के हवाले से। और आपको ये भी बताते चले कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के मुताबिक नैब की अफादियत को ज़रूरी करार दिया गया है, जबकि टीआईपी और नैब ने मिलकर 2002 में एनएसीएस लेकर आए थे जिस पर 20 साल से अमल दरामद हो रहा है। अब इस पर देखेंगे कि इस पर अमल करके क्या कारकर्दगी रही नैब की। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान साबिक सफ़ीर और दानिश्वर सैयद आदिल गिलानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले बात कर लेते हैं एमनेस्टी स्कीम के हवाले से। पहले पीटीआई ही इसके अगेंस्ट थी और उनकी जानिब से ये कहा जाता था कि हम इस एमनेस्टी स्कीम को मुस्तरद करते हैं उस टाइम, जबकि अब वो खुद इस एमनेस्टी स्कीम को ला रहे हैं। जब से वो आए हैं इक़्तिदार में ये तीसरी बार उनके जानिब से स्कीम लाई गई है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती जो है, जो पाकिस्तान की मईशत की ख़राबी है जो पिछले 70 साल में हुई है, उसकी मेन वजह यह है कि कोई भी हुकूमत आई ठीक 30-35 सालों से वो उन्होंने ब्लैक मनी को प्रोटेक्ट किया है और इलीगल मनी को प्रोटेक्ट किया है, दहशत गर्दी से पैसा जमा करने की मनी को प्रोटेक्ट किया है, इनकम टैक्स चोरी की मनी को प्रोटेक्ट किया है, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रोटेक्ट किया है और टैक्स एमनेस्टी स्कीमें पिछले मुख्तलिफ हुकूमतों में आई थी और 2012 में आपको अभी ये स्लाइड दिखा रहे हैं अभी, बल्कि आप देखिएगा कि जो इमरान खान साहब की अपनी स्पीचेज़ हैं कि जिसमें वो कह रहे हैं, आप सुने गौर से सुने क्या कह रहे हैं वो। ठीक है, हम वो क्लिप ज़रा चलाएंगे। लोग ईमानदारी से इस मुल्क में टैक्स देते हैं वो तो बेवकूफ लोग निकले ना। आपने तो उनको ये पैगाम दिया कि तुम्हारे से ज्यादा बेवकूफ कोई है नहीं, पहले चोरी करो, टैक्स ना दो, करप्शन करो, थोड़ी देर के बाद एक स्कीम आ जाएगी, सारा आपका काला धन सफेद हो जाएगा, ब्लैक का पैसा व्हाइट। इस एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। हम आज कह रहे हैं कि इंशाल्लाह 2018 का हम इलेक्शन जीतेंगे। जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो लोग ईमानदारी से इस मुल्क में टैक्स देते हैं वो तो बेवकूफ लोग। कितनी दफा एमनेस्टी स्कीम दी गई है, ये इस मुल्क की, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि रूलिंग एलीट अपने लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आती है ब्लैक का पैसा व्हाइट करने के लिए। स्कीम दी जा रही है, मुझे ये बताएं कि क्या कसूर है ये एमनेस्टी स्कीम ईमानदारी के ऊपर टैक्स है, ईमानदारों पे टैक्स है, जो ईमानदार टैक्स पेयर है उनके ऊपर टैक्स है। मुझे देखिए, यही बात हम कर रहे हैं कि ये इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे, अभी से नहीं कर रहे हैं, ये 2012 से ये कर रहे हैं। इनके ट्वीट है अक्सर दिखाए गए हैं कि ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो 2012 मार्च का है कि ये जरदारी साहब ज़माने में थे, उन्होंने टैक्स एमनेस्टी दी थी। ये जो है
प्रोटेक्ट रोग रादर देन इम्प्रूव लाइफ ऑफ द पुअर। फिर उन्होंने 2013 में ये कहा टैक्स एमनेस्टी स्कीम इस पास नेशनल असेंबली से कल हो जाएगी तो हम इसको चैलेंज करेंगे। फिर उन्होंने 2016 में कहा, 2018 में खुद कहा। 2018 की स्कीम के तहत जो है वो अरबों खरबों रुपए जो है वो वाइट किए गए। एक पार्टी ने हमें पिछले प्रोग्राम में बताया था कि $1 अरब आज के हिसाब से वो 170 अरब रुपए बनते हैं, वो वाइट किए गए। और इन्होंने अभी हमने सुना कि कहा था कि हम आएंगे तो हम इसकी इन्वेस्टिगेट करेंगे। और इसके बाद जो है पनामा ये पेंडोरा लीक्स आई हैं, उसके अंदर भी आया। उसके बाद अभी स्विस लीक आई हैं। मगर जो कहा था, जो पब्लिक से वादा किया था, जिसके दावे किए गए थे, इसके बाद IMF के साथ जो है एग्रीमेंट हुआ इनका। IMF के एग्रीमेंट के अंदर जो है कमिटमेंट की इन्होंने। आप देखेंगे कि कमिटमेंट जो है, ये लेटर जो है फरवरी 2022 का जो है, ये शौकत तरीन और गवर्नर स्टेट बैंक का किया हुआ कि हम, और मुख्तलिफ शराइत में लिखा था कि हम टैक्स एमनेस्टी स्कीम आगे नहीं देंगे। और कंस्ट्रक्शन की जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम दी है उसकी हम जो है वो पूरी की पूरी इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करके रिव्यू जून के एंड तक, और जो इसकी पूरा का पूरा कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत करेंगे। ये इन्होंने कमिटमेंट की हुई थी। ये परसों जो दी है प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस के तहत, ये इनके वादों के खिलाफ दी है। आवाम के साथ वादे किए इन्होंने एग्रीमेंट के खिलाफ दी है। ये IMF के साथ एग्रीमेंट जो है इनका जो है वो टूट गया। इसके हिसाब से टैक्स एमनेस्टी उन्होंने दी है। अभी 2 मार्च को FATF के अंदर ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट आने का था, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। ग्रे से फिर दोबारा ग्रे में कंटिन्यू कर दिया, अब जून तक ही चलेगा। IMF ने इसके ऊपर सीरियस वायलेशन पे अपनी नेगोशिएशन आज स्टार्ट, यानी 4 तारीख से लेके और 10 तारीख तक शौकत तरीन और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री और गवर्नर स्टेट बैंक इनको समझाएंगे कि ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई है, यानी आप कमाल करेंगे कि ये इन्होंने अर्जेंसी इतनी थी इनको कि इन्होंने कैबिनेट मीटिंग नहीं की और सर्कुलेशन से पास कराया कि इंडस्ट्रियल यूनिट को ख़रीदने के लिए जो भी इसको ख़रीदेगा उसको 5% पैसा दे तो उससे नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया है। और ये सिर्फ उस इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए नहीं, बल्कि जो आज की इंडस्ट्री के मालिक हैं उनके अपनी इंडस्ट्री में अगर वो पैसा लगाएंगे उसको अपग्रेड करने को, उसके ऊपर भी लागू है ये। सही मकसद ये है कि तो बेड़ा गर्क हो गया ना। IMF का जो है वो का पूरा ढांचा बैठ गया, मुल्क की इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया कि इनकी टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत जो है जो चीज़ पाकिस्तान से वादा किया आवाम से 22 करोड़ से, वो फेल हो गए। जो लिख के साइन करके एग्रीमेंट किया IMF से, अब इस हुकूमत को फिर कौन पूछेगा? क्या हमारी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में रह जाएगी? IMF के एग्रीमेंट अगर नहीं होता, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमारे जो लोन देने की एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक है, ADB है, इस्लामिक बैंक है, चाइना है, सऊदी अरब है, इन सबों ने कहा है कि अगर IMF के साथ आपका एग्रीमेंट होना ज़रूरी है हमारे लोन के कंडीशन में, तो ये अगर ब्रेक होता है तो सऊदी अरब का पैसा वापस चला जाएगा, चाइना के पैसा वापस चला जाएगा, हम तो यानी भूखे नंगे हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। और ये मतलब कमाल है कि ये इनको जो है यानी ये अपनी ज़बान पे एतबार नहीं है, अपने लिखत के एग्रीमेंट पे एतबार नहीं, तो कैसे मुल्क चलेगा? IMF का आप देखेंगे इसके अंदर बड़ा क्लियर कट उन्होंने 28 जनवरी को लेटर लिखा था मिस क्रिस्टलिना जॉर्जीगीफ को, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इसकी IMF की, कि हम जो है ये सारे कमिटमेंट कर रहे हैं। हमने स्टेट बैंक को भी करा दिया, पार्लियामेंट से क्लियर करा दिया, हमने फलाना लॉ भी करा दिया, हमने फलाना लॉ भी करा दिया, हम एसेट डिक्लेरेशन, अभी 30 मार्च को ये कमिटमेंट है कि हुकूमती के सारे अहलकारों का, जितने ब्यूरोक्रेट हैं, FIA है, एंटी करप्शन है, सेक्रेटरीज हैं, चेयरमैन हैं, उनके जितने एसेट्स डिक्लेरेशन हैं वो वेबसाइट पे आएंगे। अच्छा। आप दे सकेंगे कि फलाना जो है उसका चेयरमैन PQA का जो है वो क्या एसेट है, चेयरमैन वाबडा के क्या एसेट हैं, सेक्रेटरी वाटर पावर के क्या एसेट हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आदम खान के क्या एसेट हैं, क्योंकि कैबिनेट के तो आ रहे हैं, पार्लियामेंट के आ रहे हैं, मगर इनके नहीं आते। ये कंडीशन थी, ये चीज़ को, ये कमिटमेंट है।
इस कमिटमेंट के अंदर जो है वो उन्होंने ये मांगा था कि जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर ऑफिसर्स हैं उसके अंदर आर्मी और जजेस भी शामिल हैं, उनका भी देना पड़ेगा उनको। ठीक। तो वो लॉ में अभी इन्होंने तरमीम पूरी नहीं की है, मगर जो है 30 मार्च तक जो है वो उन्होंने कम से कम ये चीज़ें डालनी है। तो ये कमिटमेंट जो है इस सारी IMF के तहत मतलब पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जो है वो ज़बानी क्रेडिबिलिटी, हुकूमत की, प्राइम मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी और हुकूमत के एग्रीमेंट IMF के साथ है, वो जो है शटर हो गया है इस एमनेस्टी स्कीम के आने से, जो कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स आज के हैं, जो कि आज मिनिस्टर्स लगे हुए हैं, उनकी अपनी फैक्ट्रियां हैं, जो कि इनके साथ एडवाइजर्स हैं, उनकी अपने मिले हैं, उनको दी गई है कि अपनी पैसा काला धन लाओ, अपनी मशीनरी को डबल कर लो। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। पहले खुद सिख इंडस्ट्री का सिर्फ नहीं है, रनिंग इंडस्ट्री का भी है। सही सही। पहले खुद PTI इस एमनेस्टी स्कीम के अगेंस्ट थी और स्कीम की शदीद मुखालफत की जाती थी उनकी जानिब से, और आज खुद हुकूमत इस एमनेस्टी स्कीम को ला रही है और सरमायाकारों को ब्लैक मनी को वाइट करने का रास्ता भी दिखा रही है। नाज़रीन, जहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाजरीन, और अब बात करेंगे पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से, जिसमें गवर्नमेंट की जानिब से तरमीम की गई थी और इसको सहाफ़ती तंजीमों ने मुस्तरद कर दिया है, और मुस्तरद करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया है। और उनकी जानिब से दरख्वास्त में कहा गया है कि पीका ऑर्डिनेंस की आड़ में हुकूमत जो है वो बहस और तबसरों को रोकना चाहती है, जबकि जो बहस और तबसरे हैं उसकी वजह से अच्छी हुक्मरानी और फाल जमहूरियत होती है, और इन सब चीज़ों के लिए ये बहस और तबसरे बहुत ज़रूरी है। तो इस पर बात कर लेते हैं सर। सहाफ़ती तंजीमों के साथ अपोजिशन भी पीका ऑर्डिनेंस के मुखालिफ है, इसके अगेंस्ट है। उनकी जानिब से ये जो तरमीम की गई थी पीका ऑर्डिनेंस में, उसको चैलेंज किया गया है और हाई कोर्ट में भी उसको चैलेंज किया गया है कि इसको मुस्तरद किया जाए। क्या लगता है कि अदालत इस ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर देगी, ये जो तरमीम की गई ऑर्डिनेंस में? जो पीका ऑर्डिनेंस 2022 लाया गया है, इसको पहली बात तो ये है कि ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और इसकी ज़रूरत नहीं थी वो प्रूफ इस तरह होता है कि इसको जो है वो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये ऑर्डिनेंस गलत आया है। अच्छा। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने कहा कि हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है, ये गलत आया है। ठीक। पैमरा के अंदर ये अमेंडमेंट दी हुई है, पैमरा की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब ये था कि साइंस टेक्नोलॉजी ने किया है। साइंस टेक्नोलॉजी MQM के पास है, अमीनुद्दीन की, उन्होंने कहा कि ये ऑर्डिनेंस जो है इसको इमीडिएट वापस लिया जाए, ये मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ है। अच्छा। इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो चैलेंज किया गया है, जो डिफरेंट तंजीमें उन्होंने चैलेंज किया है, पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है, और शिक नंबर 20 जिसमें अरेस्ट करने के इसके अंदर क्लॉज दी गई थी, तो वो चीफ जस्टिस अज़हर ने उसको जो है गैर फाल करार दे दिया है कि ये इसके ऊपर अमल नहीं होगा। और इस कानून का उन्होंने कहा है कि ये कानून जो है यानी लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये पहली चीज़ ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उनके ऊपर तो लागू ही नहीं होना चाहिए कि वो तो आए और अपने आप हिसाब दें दुनिया को। तो वो चीज़ नहीं है। फेक न्यूज़ का ये कह रहे हैं कि फेक न्यूज़ पे फेक न्यूज़ क्या होती है, उसकी कोई डेफिनेशन इसके अंदर नहीं है। फेक न्यूज़ का है कानून का ये कि आप मुझे ये बताएं कि ये पूरे के पूरे जो है TV पे बैठ के जो है वो एडवाइज़र्स हैं, जो स्पोक्समैन हैं हुकूमत के, वो कहते हैं कि फ़लाना चोर है, फ़लाना डाकू है, तो ये पीका कानून के तहत उसको प्रूफ करना पड़ेगा ना। अब परसों की बात है कि PTI के जो उनके सदर हैं बलूचिस्तान के रिन, अच्छा, उन्होंने कहा है TV पे ओपनली कि 3.5 अरब रुपए दे के चीफ मिनिस्टर कद्दूस जो है वो चीफ मिनिस्टर बना है और मेरे पास प्रूफ है। अच्छा, तो फेक न्यूज़ क्या है? ये कानून उस पर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? व्हाट्सएप के अंदर आप चीज़ें एक दूसरे को भेजते हैं, तो इस कानून के तहत तो ये था कि FIA उठा लेगी 5 साल के लिए, फिर कोर्ट से देखा जाएगा। तो ये कानून ड्रैकोनियन जो है, ये उसने कहा अटॉर्नी जनरल ने, ये चीफ जस्टिस ने कहा। और इसके बाद अब अफसोस की बात यह है कि वही जो यानी सोशल मीडिया के अंदर जो लगे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, यानी पार्टियों के लोग होते हैं, जाहिर है कि तुम्हारे मेरे पास तो टाइम नहीं है, वो उन्होंने अतहर मिन्नुल्लाह चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो है मुहिम शुरू कर दी। अच्छा,
اور ان کو بدنام کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہے یہ کرپٹ ہے، یہ جو ہے یہ مطلب اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ وہ آپ کا میڈیا میں ٹرینڈ بن گیا ہے. اس پہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے جو ہے پریس ریلیز 2 مارچ کو ایشو کیا، آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر، کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کنڈیم کیا ہے سوشل میڈیا پروپیگنڈا لانچ بائی ان نون ایلیمنٹ ود کمپلیسٹی اینڈ کنائونس آف گورننگ مشینری. یہ اوپنلی انہوں نے گورننگ مشینری کے اوپر الزام لگایا ہے. گورننگ مشینری کون سی ہوتی ہے؟ حکومت وقت ہوتی ہے. اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے وہ اپیکس بار ایسوسیشن ہے پاکستان کی، اس حد تک ہے. اب مجھے بتائیں کہ چیف جسٹس اظہر من اللہ، جس کے بارے میں جب انہوں نے قانون، یہ چودھری فواد چودھری جو اسپوکس مین ہے گورنمنٹ کے، آفیشل کہتے ہیں، میرا ہر الفاظ جو ہے گورنمنٹ پالیسی ہے، انہوں نے اناؤنس کیا کہ یہ جو ہے کورٹ میں جو ہے وہ 500 ارب کے کیسز جو ہے وہ اسٹے آرڈر ہے فائنینس کے، ایکشن ہونا چاہیے. اطہر من اللہ نے سو موٹو کیس اٹھایا اور انہوں نے آرڈر دیے کہ یہ 3 مہینے یا کچھ ٹائم دیا کہ اس کے اندر یہ کیسز ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے. تو گورنمنٹ کا اسپوکس میں فواد چودھری کا بیان آتا ہے کہ یہ اظہر من اللہ جو ہے گریٹ جج ہے، واہ 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 واہ. اس کے بعد اگلے دن انہوں نے پیکا قانون کا جو ہے انہوں نے ختم کر دیا، یہ کہ 20 شک نمبر ختم کر کے، اور کہا کہ اس کو جو ہے اگلی ہیئرنگ میں لائیں. تو کہتے ہیں کہ یہ ان کے اظہر من اللہ جو ہے اس کی پاور میں نہیں ہے، وہ ایک اس کا بینچ بنے گا، بینچ بنائے. مطلب ملک کو، کورٹ کو حکومت چلا رہی ہے. اسے اسٹیٹ کیپچر کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے تھرو اسٹیٹ کے اداروں کو جو ہے وہ کیپچر کرنا، ان کو بدنام کرنا، ان کو بلیک میل کرنا. تو یہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے اب اظہر من اللہ نے جب کیا تو اس میں ساری میڈیا کے آرگنائزیشن، بار ایسوسیشن، پولیٹیکل پارٹیز نے بھی شامل ہو گئے، کورٹ میں کیس کیا. اظہر من اللہ نے کہا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کا فورم یہ نہیں ہے، یہ آپ جائیں اسمبلی میں، اور وہاں اسمبلی کے اندر بھی جو ہے وہ پوری اپوزیشن پارٹی نے اس کے خلاف جو ہے وہ کر دیا. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ملک کو جو ہے ٹرک کے بتی کے پیچھے لگا دیا یہ قانون، پیکا 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 پیکا، وچ از ناٹ دیئر. کیونکہ ملک میں مہنگائی ہے، ملک میں رشوت ہو رہی ہے، ملک کے اندر اسٹیٹ کیپچر ہے، اس کو تو اس پہ بیان دیتے ہیں ہمارے اسپوکس مین فواد چودھری کہ یہ جو بھی میڈیا کے نمائندے جا کے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، پرویز الہی اسپیکر ہیں ان کے ساتھ، اور وہ جو ریکمنڈیشن دیں گے ہم مان لیں گے. تو دیٹ مینس کہ یہ قانون نہیں ہے نا، یہ قانون غلط ہے. اور وہ صرف پرویز الہی کو خوش کرنے کے لیے پورا پارلیمنٹ کو 400 300 کتنے 80 نمائندے ہیں ان کو بائی پاس کر دیا، سینٹ کو بائی پاس کر دیا، کورٹ کو بائی پاس کر دیا، ہر ایک کو کر دیا، اور آرڈیننس ایشو کر دیا. اور ایک پرویز الہی کہے گا ختم کر دو تو ختم ہو جائے گا. پرویز الہی نے بیان دے دیا پرسوں یہ کہ اس کو ختم کیا جائے. مطلب یہ عجیب ملک ہے نا. ملک کے اندر جو ہے جو مہنگائی ہے، ملک کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی ہے، ملک کے اندر جو ہے وہ اکانومک گروتھ نہیں ہو رہی ہے، ملک میں باہر سے جو ہے اٹیک ہو رہے ہیں، دہشت گردی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اس سے مہنگائی سے جان چھڑانے کے لیے کہ الزام نہ آئے، وہ نیا ایشو شروع کر دیتے ہیں. کبھی اس کو پکڑ لیتے ہیں، کیا نام ہے اس کا، جو اس کو پکڑا تھا اسی دہشت گردی کے اس قانون کے پیکا کے اندر جو محسن بیگ کو ارسٹ کر لیا. بھائی نان ایشو ہیں، یہ ایشو نہیں ہے ملک کے. ملک کا ایشو یہ نہیں ہے کہ فلانا ڈاکو ہے. ملک کا ایشو یہ ہے کہ آپ کریں، ملک کے اندر جو ہے وہ اکنامک گروتھ کریں. آپ پی کا قانون لے آتے ہیں، آپ ٹیکس ایمنسٹی دے دیتے ہیں، جو کہ ایگریمنٹ کر کے آپ نے سائن کیے ہوئے کہ ہم نہیں دیں گے. تو جب آپ نے ایگریمنٹ کو سائن کر کے نہیں دیے تو پھر زرداری نے جو کہا تھا کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ قرآن حدیث نہیں ہوتے، ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ تو یہ ہے کہ پی کا قانون جو ہے وہ غلط ہے، اور غلط لایا نہیں گیا ہے. کوئی اس کا مقصد نہیں تھا سوائے اس کے قوم کو جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. سب پی کا کر رہے ہیں. اس حوالے سے جو آئین کا آرٹیکل 19A ہے وہ بھی تو موجود ہے نا حد کے میں آپ کو بتاؤں کہ 19A پاکستان کے اندر فریڈم آف انفارمیشن، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی وجہ سے قانون جو ہے وہ آرڈیننس 2002 میں پرویز مشرف سے ہم نے کرایا تھا. صحیح. وہ آرڈیننس 2002 کے بعد آج تک جو ہے حکومت نے ایکٹ نہیں بنایا ہے کچھ. فریڈم انفارمیشن جو ہے وہ دنیا میں سب سے پہلے جو ہے وہ سویڈن میں آیا تھا 1766.
400 साल पहले 100 मुल्कों में कानून है। 2002 का कानून जो है वो बड़ा लंगड़ा लूला है, मगर उसको ठीक करने के लिए किसी हुकूमत के बाद 2002 से आज 20 साल हो गए, 22 चल रहा है ना, किसी की हिम्मत नहीं है। इन्होंने भी नहीं किया, पीटीआई ने नहीं किया, पीएमएल नून ने नहीं किया, नवाज शरीफ ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। तो ये है कि ये मतलब 19A जो है वो क्लियर कट है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन 2010 के अंदर ये पार्लियामेंट के अंदर लाया गया था, ये पीपल पार्टी के ज़माने में। उसके तहत जो है ये कोई भी कानून जो है वो तो 19A को, जब तक 19A को जो है वो उसके सबसर्विएंट हैं ये, कि 19A के अंदर इजाज़त है, तुम्हें इजाज़त है कि तुम लिख के और मांगो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर से तुमने दासू डैम गलत अवार्ड कैसे कर दिया है और उसका जवाब दो, और जवाब देने के लिए मस्त है वो। ये कानून है, उस कानून के ऊपर हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। बिल्कुल। अदालत ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो दरखास्तों को यकजा करके समाअत का जो हुक्म देते हुए कहा है कि FIA यकीनी बनाए कि SOPs की खिलाफ वर्जी में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, और इस केस की समाअत को 10 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया है। नाजरीन, जहां पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, और अब हम बात करेंगे चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल के 4 साला टेन्योर की, और उनके इस 4 साला टेन्योर में कारकर्दगी के हवाले से आपको बताते चलें कि 3 मार्च 2022 को जनाब जस्टिस जावेद इकबाल चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब की मजमूई कारकर्दगी और उनका जायज़ा लेने के लिए ये इजलास हुआ है, और 10 अक्टूबर 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक 1405 मुलजिमान को एहतसाब अदालतों से सजाएं सुनाई गई, और इसके अलावा 574 अरब रुपए की रिकवरीज भी की गई हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के मुताबिक नैब की अफादियत जो है वो ज़रूरी करार दी गई है। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और नैब ने मिलकर NACS 2002 में लेकर आए थे, जिस पर 20 साल से अमल दरामद हो रहा है। इस पर अमल दरामद करने से कितना नैब की कारकर्दगी पर असर पड़ा, इस हवाले से बात करेंगे हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से। जी सर, क्या कहेंगे आप इस 4 साला टेन्योर कारकर्दगी के हवाले से चेयरमैन नैब जस्टिस के? लेकिन नैब जो है 2019 में कायम हुई। एक्चुअली तो ये 1996 के अंदर नैब ऑर्डिनेंस आया, फिर 1997 में अकाउंटेबिलिटी एक्ट आया, फिर नैब बना दिया मुशर्रफ ने उसको चेंज करके, और ये आज इसको 21 साल 22 साल हो गए, 23 साल हो गए। और इसमें 2000 से लेके आज तक TI पाकिस्तान, यानी मैं उसका बानी मेंबर हूँ, और हमारी और TI पाकिस्तान की और नैब की जो है वो मिल के कोशिशें हुई हैं, और नैब की वजह से पाकिस्तान में करप्शन के ऊपर एक्शन, एंटी करप्शन पे एक्शन शुरू हुए। वरना इससे पहले FIA भी एंटी करप्शन करती थी, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी थे, प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन भी था, चीफ मिनिस्टर, वहाँ पे कोई करप्शन के केसेस नहीं पकड़े गए। नैब आई, नैब के साथ जो है हमारे इंटरेक्शन हुआ, नेशनल एंटी करप्शन स्ट्रेटजी बनी, 2021 में शुरू हुआ, 2022 में बनी। आप इसका डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, ये 126 पेज का है। इसके अंदर जो है वो पूरा का पूरा ढांचा बताया गया है कि ये TI इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का रोल मॉडल है, इंटीग्रेटिव पिलर 8 होते हैं, उस पे ये नैब को दिया गया, और नैब ने और TI ने मिल के ये इसके ऊपर पूरा 2 साल की रिसर्च हुई है, इस पर एक्टिविटीज़ हुई हैं, और ये प्रोजेक्ट बना, और इसके अंदर बताया गया है कि क्या क्या, और आगे उसका स्ट्रेटजी के हिसाब से जो है वो एक्शन था कि यानी एंटी करप्शन जो है वो रिकवरी और प्रोसिक्यूशन अलग आइटम है, उसमें सबसे बड़ी प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन में लॉ बनाने की बात हुई, लॉ बनाया गया, इसी के तहत जो है PPRA रूल बनाए गए। PPRA रूल 2004 में बने, एंटी करप्शन स्ट्रेटजी की वजह से बने, और TI पाकिस्तान के साथ मिल के बने, और ये इसको यूज़ करते हैं। ये फिर ये इसके साथ ये आप देखेंगे दूसरा वाला जो है इसका, ये नेशनल इंटीग्रेटेड सिस्टम, ये 2020 में TI पाकिस्तान ने जो है वो ये पूरी ये पिलर के ऊपर जो है ये कंट्री रिपोर्ट बनाई थी, 2014 में इसको रिवाइज किया था। फिर 2016 में नैब की परफॉर्मेंस पे नैब के साथ मिल के हमने कोई 126 पेज की रिसर्च रिपोर्ट बनाई एक साल में, जिसमें कि नैब के कानून को देखा गया, कानून में खराबियाँ देखी गई, इम्प्रूवमेंट देखी गई। उसके अंदर हमारे आरिफ अलवी जो मेंबर हैं वो भी शामिल थे इसके अंदर, शेख सडल साहब को चेयरमैन लगाया था हमने इसका। तो वो सारी चीज़ें, तो नैब के साथ फिर TI पाकिस्तान ने परवेज़ मुशर्रफ से जो है वो
यूनाइटेड नेशन एंटी करप्शन कन्वेंशन रेटिफाई करा है 2018 में, 2007 में। इट वाज 18 अगस्त 2007 में। और यानी मैं उस वक्त चेयरमैन था टीआई का, और हमने लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, और रेटिफाई हुआ। तो उसके तहत जो है वो नैब को जो है वो फोकल पर्सन बनाया गया। चेयरमैन नैब इज द फोकल पर्सन फॉर यूनाइटेड नेशन एंटी करप्शन साहब। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो नैब का रोल जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। मगर जो जावेद इकबाल साहब है, इनके 4 साल से ऊपर हो चुके हैं। इनकी जो अभी प्रेस रिलीज आई है 570 अरब रुपये की रिकवरी जो है रिकॉर्ड रिकवरी है ये। और इससे पहले जो है वो पूरे यानी कितने साल हो गए, 18 सालों में टोटल रिकवरी शायद 250 अरब की थी। ये 4-4.25 साल में जो है ये 570 अरब की रिकवरी है। तो इसीलिए इनके इल्ज़ामात भी बहुत सारे लगते हैं इनके ऊपर। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, ज़ाहिर है कि एक इदारा जो होता है उसमें अच्छे बुरे हर किस्म के लोग होते हैं, मगर ओवरऑल इनके परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ज़रूरी है। इसके अगेंस्ट अगर आप देखेंगे दूसरे जो एंटी करप्शन के हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़ीरो के बराबर है। अच्छा, नॉट के मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर इनको एंटी करप्शन में इनको नंबर दिए जाए अगर 100 में से 80, तो दूसरों को शायद 2 या 1 नंबर भी नहीं मिले। एंटी करप्शन जो है प्रोविंस के जो है सिंध का, पंजाब का, केबीके का, उनकी कन्विक्शन है ही नहीं। इनकी कन्विक्शन 67% है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। तो करप्शन फिर भी है, सही। यानी ये बात नहीं है कि नैब Corruption के खत्म होगी, करने से corruption है। करप्शन ख़त्म होगी। करप्शन है, मगर करप्शन को रोकने के लिए, करप्शन को डराने के लिए नैब का किरदार जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। मगर इसमें नैब के जो अपने जो कमी बेशियाँ हैं वो 2016 की रिपोर्ट में हमने दिया था। अभी इसके अंदर IMF के साथ जो एग्रीमेंट है उसमें भी ये IMF ने कहा, लिख के कहा है कि आप सिविल सोसाइटी से मिलकर नैब के ऑर्डिनेंस को रिव्यू करें कि ये और कैसे एंटी करप्शन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को किया जाए। ये बहुत अच्छा है ये। अब इसके अंदर एक केस है जो कि अभी परसों हुआ है नैब बदकिस्मती से, क्योंकि केस नैब के लॉ के हिसाब से जो है उन्होंने ब्रिगेडियर असद जामिन के पास केस करप्शन का बनाया। CDA में उन्होंने कोई लैंड के वो डायरेक्टर थे, हालांकि वो उसके बाद ब्रिगेडियर असद जामिन बड़े मशहूर एंकर भी थे और वो यानी ईमानदार आदमी थे, और वो नैब के अंदर भी डायरेक्टर रह चुके 4 साल। ठीक। तो उनके खिलाफ केस बनाया गया। तो वो एक होता है ना, पर्सनल दुश्मनी भी होती है एक दूसरे के साथ। मैं आपको बताऊं कि हर आदमी के साथ जो है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसको कोई लाइक नहीं करता। ठीक। कोई पार्टी लाइक नहीं करती, कोई बिजनेसमैन लाइक नहीं करता, कोई बिल्डर लाइक नहीं करता, कोई पॉलिटिशियन लाइक नहीं करता, क्योंकि करप्शन को उजागर करते हैं और वो फिर इल्ज़ाम लगाते हैं कि फलाना करप्ट है, आदिल जिलानी करप्ट है, फिर आदिल जिलानी फलाना करप्ट है। तो ये जो है इदारा, इसके अंदर फिर इंटरनल पॉलिटिक्स होती है। तो इनके खिलाफ मोस्ट प्रॉब्ली नैब के अंदर ही कोई साजिश थी और इनका नाम डाल दिया। तो इन्होंने खुदकुशी कर ली और लेटर लिखा। ये लेटर जो है आप देख रहे होंगे इसके अंदर चीफ जस्टिस को कि मैं अपनी यानी आई रिमेन मेंबर ऑफ द स्टेट 2006 से 2010 तक, और उसके बाद मैं अपनी लाइफ ले रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं हथकड़ियाँ मेरे हाथ लगे। वजह यह है कि भाई एक गवर्नमेंट के एक्शन के तहत जो है वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस में के अंदर जो है वो सेक्शन ऑफिसर या क्लर्क से लेके और मिनिस्टर तक नैब हर एक को एक ही लाइन में पकड़ के और पहले अरेस्ट करती है, फिर टीवी पे देते, वो गलत है। इसका जो है तरीक़ेकार जो है उसमें सही होना चाहिए था। अब इन्होंने जो है ये लिख के सुसाइड किया, सुसाइड नोट किया। आप देख रहे होंगे इसके अंदर सारा हाल है। 4 दिन पहले जो है इसका ऑर्डर आया कि जो है अपने अकाउंटेंट कोर्ट ने इनको करार दे दिया कि ये कसूरवार नहीं है, केस डिस्चार्ज कर दिया नैब का। जब ये कसूरवार नहीं है तो वो आदमी जो है उसके तो पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया, वो मर गया, बदनामी का है। तो इसको नैब को देखना चाहिए। नैब के ऑर्डिनेंस के अंदर एक बहुत बड़ी शिक है जो इनकी सेक्शन 10 है उसके अंदर कि करप्शन की सज़ा है कि करप्शन की सज़ा किसको कितनी मिलेगी। और एक वो शिक बहुत बड़ी इसमें रखी हुई है। आप देखेंगे कि जो है कि शेड्यूल के हिसाब से जो भी शख्स नैब को जो है वो गलत इंफॉर्मेशन देगा
कंप्लेन करेगा, फोर्ज इंफॉर्मेशन देगा, तो उस शख्स को जो है वो नैब कोर्ट का नैब लॉ सेक्शन 10A के तहत जो है 5 साल सज़ा होगी। अच्छा। उसका सेक्शन 4 है कि अगर नैब का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फोर्जरी करेगा और यानी गलत इल्ज़ामात लगाएगा इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में, उसको 10 साल सज़ा है। अच्छा। तो ये कानून मौजूद है, ये इस कानून पे अमल नहीं हो रहा। ठीक। और ऐसे केसेस में जिसके अंदर के जो कि एक प्रोसीजरल फ्लॉज हैं, जिसके अंदर के जजमेंट ऑफ एरर है, तो वो नैब के कानून में नहीं आते। तो अब तो ऑर्डिनेंस जो 2022 का है उसके अंदर से कानून ने ख़त्म ही कर दिया कि अगर आपने कोई इल्ज़ाम है किसी के ऊपर कि जैसे फाइनेंशियल क्राइम है, तो फाइनेंशियल क्राइम में टैक्स की चोरी है तो वो काम निकाल दिया, FBI करेगा, उसका कोई नैब से ताल्लुक नहीं है कि पैसा आपके पास है और चोरी टैक्स आपने दिया कि नहीं दिया। दूसरा कानून ये है कि अगर आपने कोई काम के अंदर करप्शन हुई है और नुकसान हुआ गवर्नमेंट का, अगर जिसने काम पे एक्शन लिया है वो सरकारी अफसर है या मिनिस्टर है और उसके कोई इल्ज़ाम करप्शन का प्रूव नहीं होता कि उसने उस काम को गलत करने के पैसे लिए, ठीक, या कोई फेवर लिए, तो वो नैब के कानून से फ्री हो गया। तो ये ख़त्म हो गया। तो नैब को अपने आप के अंदर इसलाह भी करनी चाहिए। यही चीज़ हमने 2016 में नैब के इससे जो प्रोजेक्ट किया था उसमें की थी। नैब अपने आप को इसलाह भी करे कि उसका इमेज भी अच्छा होना चाहिए। और पाकिस्तान में नैब का हम फिर कह रहे हैं कि नैब की परफॉर्मेंस पाकिस्तान में सबसे अच्छी है। सही। नैब के अंदर हर इदारे में अच्छे बुरे चीज़ें होती हैं, मगर इसकी जो अच्छाइयाँ हैं इनकी बुराइयों से बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल के जो 4 साला टन्योर है उनकी कारकर्दगी के हवाले से हम बात कर रहे थे, जो कि काफ़ी अच्छी रही है और नैब की मौसर कौमी इंसदाद बदनवानी हिकमत अमली है और एहतसाब सबके लिए पॉलिसी ने गुज़श्ता सालों के बरक्स इस साल में इस बार शानदार नताइज दिए हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।